हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड जितनी बार वीडियोस देखते हो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन बेसिकली, अगर आप डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। इनकम और सेविंग्स का जो फंक्शनल रिलेशन है उसको हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सेविंग जो है दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, द इनकम विच इज़ लेफ्ट एट योर डिस्पोजल, जो आप अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हो, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इनकम के हम दो पार्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे। पहला पार्ट, इनकम कोई भी कंज्यूमर दो तरीके से खर्च करता है, या तो वो कंजम्पशन पे खर्च करेगा या वो सेव करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ती है। तो अगर हम इसको सेविंग्स को निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे? वही सेम टेबल जो मैंने आपको पहले बताई। आपको इनकम का फिगर याद करना है 0, इसमें आप 100 ऐड करते जाओगे, आपके पास इनकम आ जाएगा। कंजम्पशन में आपको सिर्फ पहला नंबर याद करना है 40, आप इसमें 80 ऐड करते जाओगे, आपके पास पूरा कंजम्पशन आ जाएगा। भाई आपने 0 कमाया, आपने 40 कंजम्पशन पे खर्च करा, कुछ नहीं कमा रहे, कुछ खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पे, तो आपकी जो सेविंग्स है वो -40 हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है कि किसी भी ह्यूमंस को कंज्यूम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन पे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी पास सेविंग्स से खर्च करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे हमारी जो भी कंजम्पशन है, इट वुड लीड टू नेगेटिव सेविंग्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनकम बढ़ी, 100 बढ़ी, क्योंकि कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से स्लो होती है, तो इन कंजम्पशन हमारा सिर्फ 80 बढ़ा। सो इनकम माइनस कंजम्पशन, हमारे पास सेविंग्स आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी कंजम्पशन सेविंग से ज़्यादा, मतलब हम 100 रुपये कमा रहे हैं, 120 खर्च करें तो हमारे पास अभी भी नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। एंड सो ऑन, इनकम 100 बढ़ाते जाएंगे, कंजम्पशन 80 बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों बराबर है। जिस पॉइंट पर आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर है, भाई आपने जितना पैसा कमाया उतना पे कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी सेविंग्स 0 हो जाएंगी। और इस पॉइंट के बाद हमारा इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो सेविंग अब पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो मैंने आपको बताया था कि इनकम लाइन हमेशा हमारी 45 डिग्री लाइन होती है। तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ये 45 डिग्री हमारी इनकम लाइन है। कंजम्पशन हमेशा वाई एक्सिस पे स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंजम्पशन इनकम से जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव साइड पर 0 से ऊपर पॉजिटिव साइड पर कंजम्पशन स्टार्ट होगा। फिर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी। एक शुरू में क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, आपको नेगेटिव सेविंग्स होंगी, आपको नेगेटिव सेविंग्स होंगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि आप जो भी कमा रहे हो, इनकम और जो कंजम्पशन है वो दोनों बराबर है, तो आपकी सेविंग 0 हो जाएगी। जिसको हम, अगर आपको याद हो, हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दिखाता है। और इस पॉइंट के बाद क्योंकि इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है, तो हमारे को पॉजिटिव सेविंग होगी। अगर हम इस डायग्राम से यहाँ पे सेविंग कब डिराइव करें, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इतना डिस्टेंस हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो हमारा जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव साइड में स्टार्ट हो रहा है। दिस इज आवर नेगेटिव कंजम्पशन, और नेगेटिव कंजम्पशन वुड रिजल्ट इनटू नेगेटिव सेविंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि क्योंकि इस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, हमारी सेविंग 0 हो जाएगी। और इस पॉइंट के बाद इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है, तो हमारे सेविंग कर्व जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, मतलब हमारी सेविंग्स पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास सेविंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व विल ऑलवेज बी ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है, इसके नीचे का पॉइंट, और हमारा सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि शुरू में कंजम्पशन के इनकम के ज़्यादा होने की वजह से हमारी सेविंग नेगेटिव रहती है। सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व।
हमारा जो सेविंग कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसके इनकम से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो जैसे से इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे वाई और सी दोनों बराबर होते हैं, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो सेविंग है जीरो हो गई। भाई जितना कमाया आपने सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च किया, तो इसका मतलब है कि आप कुछ सेव नहीं कर पाए, तो आपकी सेविंग जीरो हो गई। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जब आपकी इनकम आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा है, तो आपकी जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कमा ज़्यादा रहे हैं और आप कंजम्पशन पे कम खर्च कर रहे हैं कंपैरेटिवली। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब मैंने आपको, जब मैं आपको एपीसी और एमपीसी एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने आपको तभी बताया था प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है डिज़ायर। यहाँ पे हो गया डिज़ायर टू सेव। हम प्रोपेंसिटी टू सेव को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम एपीएस करके डिनोट करते हैं। हम आगे जो कि यहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे, हम इसको एज एपीएस लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। मतलब अगर आपकी इनकम सपोज 100 रुपये थी और आपने 20 रुपये सेव करे, तो आपका जो एपीएस हो जाएगा वो हो जाएगा 0.20। अगला पॉइंट है, अगला जो प्रोपेंसिटी का टाइप है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दैट इज हम इसको एमपीएस करके लिखते हैं। एमपीएस बेसिकली होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इसका मतलब है कि अगर हमारी इनकम बढ़ के 0 से 100 हुई, हमारे पास 100 रुपये का चेंज आया, और हमारी सेविंग बढ़ के 20 से 80 हो गई, तो 60 रुपये का चेंज आया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एमपीएस है वो 0.60 हो गया। ओके बच्चों, हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेविंग अपॉन इनकम, एस अपॉन वाई। ये हमारी इनकम है, आपको वही सेम टेबल आपको बार बार रिपीट हो रहा है। इनकम आप 0 लिखेंगे, 100 ऐड करते जाइए। कंजम्पशन पहला फिगर लिखेंगे 40, 0 के आगे 40 लिखा, 80 ऐड करते गए। इनकम माइनस कंजम्पशन, आपके पास आ जाएगा सेविंग। ये हम टॉपिक पहले ही कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सेविंग अपॉन इनकम -40 अपॉन 0 हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो डैश डाल दिया। -20 अपॉन 100 हमारे पास आ जाएगा -0.20 सेविंग अपॉन इनकम, क्योंकि सेविंग नेगेटिव में, तो हमारा एपीएस है वो नेगेटिव में होगा। फिर इनकम बढ़ी, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है। अगर आपने अभी पीछे डायग्राम देखा हो, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं तो हमारा जो सेविंग है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम एस अपॉन वाई करेंगे, 0 अपॉन 200 करेंगे, हमारा आंसर 0 आएगा। देन 20 अपॉन 300 0.067, 40 अपॉन 400 0.10 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखेंगे एपीएस की टेंडेंसी, कि एपीएस लगातार पहले नेगेटिव में था, फिर 0 हुआ, पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एपीएस की वैल्यू हमेशा इनकम के साथ साथ, क्योंकि सेविंग्स बढ़ती हैं, तो एपीएस भी बढ़ता है। ओके बच्चों, अगर हम एपीएस के डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमारा इनकम कर्व है जो 0 से स्टार्ट होता है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है जो पॉजिटिव साइड पे से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब हम इन दोनों कर्व से सेविंग कर्व बनाते हैं, तो सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है शुरू में। इनकम ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा, तो सेविंग नेगेटिव में स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगर आप एपीएस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखेंगे, तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। भाई एपीएस 1 कब होगा? एपीएस हमारा 1 तब होगा जब हमारा इनकम और सेविंग बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा एक इनकम का पार्ट आप कंजम्पशन पे जरूर खर्च करते हो। मतलब यू कैन नॉट सेव द एंटायर इनकम, यू हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन कंजम्पशन। आपको कुछ पार्ट कंजम्पशन पे जरूर खर्च करना है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीएस बी 1? No, it cannot be 1, because saving can never be equal to income. Why? Because there will always be some consumption. इसका सेकेंड पॉइंट है APS can be 0। ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट पर सेविंग को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, या जिस पॉइंट पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर है, भाई जो भी आपने कमाया कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, तो आपकी सेविंग होगी 0। जब आपकी सेविंग 0 होगी, तो आपका APS भी 0 हो जाएगा, एपीएस भी 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1।
ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जहाँ पे कि सेविंग जीरो होती है, जहाँ पे सेविंग जीरो होती है उस पॉइंट से पहले, क्योंकि हमारा सेविंग नेगेटिव में होता है तो हमारा एपीएस भी नेगेटिव में होगा। अगेन ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीएस भी नेगेटिव? Yes, it can be negative before break-even point because consumption is more than income and savings are in negative. 4th point, APS rises with increase in income. अगर आप ध्यान से देखेंगे शुरू में यहाँ पे APS अगर कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ APS जीरो, इसके बाद APS पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सेविंग पॉजिटिव हो रही है। अगर आप अभी जो पीछे मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन करा, अगर आप उसको भी ध्यान से देखेंगे तो जो एपीएस की वैल्यू है वो लगातार बढ़ती है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती हैं। सो यस, द वैल्यू ऑफ एपीसी विल राइज विद इंक्रीज इन इनकम। ओके बच्चों, अब हमारा अगला पॉइंट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, मतलब जब भी इनकम बढ़ती है उस बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट कंज्यूमर जरूर सेव करता है। सो जो भी चेंज करा है, तो जो भी सेविंग्स में चेंज आया है अपॉन जो भी इनकम में चेंज आया है वो हमारा एनपीएस होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। वही सेम टेबल फिर से रिपीट हो रही है। इनकम आप 0 लिखो, आप 100 ऐड करते जाओ। कंजम्पशन पहला फिगर 40 है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, आप 80 ऐड करते जाओ। इनकम माइनस कंजम्पशन आपके पास आ गई सेविंग। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा एस। डेल्टा एस निकाला, डेल्टा एस हम कैसे निकालते हैं? अगला सेविंग माइनस पिछला सेविंग। भाई इससे पहले का कोई सेविंग का फिगर हमारे पास है नहीं तो हम ये नहीं निकाल सकते। दिस माइनस 20 माइनस 40 हमारे पास प्लस 20 का फिगर आएगा। ध्यान रखिएगा कि जो चेंज इन सेविंग है वो सारे के सारे फिगर्स हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, वो नेगेटिव में नहीं आते। अगेन हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, माइनस प्लस कर गया, हमारे पास प्लस 20 का फिगर आएगा। एंड 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम। इनकम हमारी 100 बढ़ रही थी तो 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 एंड सो ऑन। जब आप एनपीएस निकालेंगे विच इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, 20 अपॉन 100 हमारे पास 0.20 आ जाएगा। आपके सिलेबस के हिसाब से हम अभी सिर्फ ये मान के चलते हैं, हमने जो भी चेंज इन सेविंग आ रहा है वो हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एनपीएस है वो भी कांस्टेंट रहेगा, 0.20, 0.20 एंड 0.20। ओके बच्चों, अभी हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव की हमने टैबुलर एक्सप्रेशन देखी थी कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम उसको डायग्राम की मदद से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जो सेविंग कर्व का स्लोप है, अगर मैं आपको याद हो कि सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जो सेविंग कर्व का स्लोप है वो हमारा एमपीएस होता है। इसको हम बोलते हैं एमपीएस, मतलब अगर इतनी इनकम बढ़ी तो हमारा इतना सेविंग बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा कि जो इनकम बढ़ी और जो सेविंग बढ़ी, जो सेविंग के बढ़ने का स्पीड है या जो रेट है वो इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज एमपीएस। मैंने आपको अभी बताया कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन सेविंग इज एमपीएस, मतलब सेविंग कर्व का जो स्लोप है वो हम एमपीएस से मेजर करते हैं। एमपीएस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट जरूर सेव करता है, एक पार्ट सेव करता है, बट इट इज़ लेस देन 1, मतलब कि कभी भी वो पूरी की पूरी जो इनकम बढ़ी है वो पूरी की पूरी सेव नहीं करेगा। ही विल ओनली बी सेविंग अ पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम बट नॉट द एंटायर इनकम, एंटायर इंक्रीज इनकम। सो इसका मतलब है कि एनपीएस जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। एनपीएस कैन बी 1 इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी से 0 से बढ़ के 100 हो गई और सेविंग भी जो भी था वो बढ़ के 100 हो गया, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई अगर बराबर है, ओनली इन दैट सिचुएशन एनपीएस कैन बी 1, जो जनरली नहीं होता। देन एनपीएस कैन बी 0। एनपीएस 0 कब होगा? भाई सपोज कंज्यूमर की इनकम पहले थी 100, कंजम्पशन था 40, सेविंग थी हमारी 60, अब इनकम बढ़ के 200 हो गई। कंज्यूमर ने क्या करा? अपने सारे के सारे इनकम को उसने बिल्कुल भी सेव नहीं करा, उसने अपनी कंजम्पशन को 100 रुपीज़ बढ़ा दिया, तो मतलब उसकी अभी भी सेविंग 0 है। अगर सेविंग 0 है तो डेल्टा एस हमारा 0 आ जाएगा। 60 माइनस 60 मल्टीप्लाई डेल्टा एस वो 0 आ जाएगा। वाई इनकम हमारी 100 बढ़ी तो 0 अपॉन 100
हमारा एमपीएस 0 आ जाएगा। बट दीज आर रेयर सिचुएशंस। एमपीएस की वैल्यू 1 होगी अगर उसने अपनी सारी की सारी इनकम सेव कर ली। एमपीएस की वैल्यू 0 तब होगी अगर उसने अपनी सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी, कुछ भी सेव नहीं करा। ओके बच्चों, अभी हमने कहा कि हम कैसे एमपीएस को टेबुलर फॉर्म से निकालते हैं। अब हम कर रहे हैं एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, उसको हम डायग्रामेटिक कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा सेविंग का हमेशा नेगेटिव साइड से स्टार्ट होता है क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है शुरू में, तो सेविंग नेगेटिव आती है। सेविंग 0 हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट पर, उसके बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो एमपीएस होता है वो सेविंग कर्व का स्लोप होता है। मतलब अगर कंज्यूमर की इतनी इनकम बढ़ी तो इतनी सेविंग बढ़ी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकम के बढ़ने का जो रेट है वो सेविंग के बढ़ने के रेट से ज़्यादा है। मतलब अगर डेल्टा एस है वो हमेशा डेल्टा वाई से कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एमपीएस है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगी और 1 से कम रहेगी। एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट सेव करता है, ये हम इकोनॉमिक्स में एज्यूम करते हैं, लेकिन वो अपनी सारी की सारी इनकम सेव नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया कि क्योंकि पार्ट सेव कर रहा है तो एमपीएस विल बी ग्रेटर देन 0, बट वो अपनी सारी की सारी इनकम सेव नहीं कर रहा तो एमपीएस विल बी लेस देन 1। जो थर्ड पॉइंट है वो है एमपीएस कैन बी 1 इफ एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। एमपीएस की वैल्यू कुछ रेयर सिचुएशन में 1 हो सकती है। कब? जबकि जो भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ी उसने क्या करा, उसने अपनी सारी इनकम को सेव कर लिया। मतलब सपोज हम मान के चलते कि अगर उसकी पहले सेविंग 60 थी, अब उसने सेविंग को बढ़ा के 160 कर लिया, पूरा 100 रुपये उसने जो डेल्टा वाई था वो पूरा सेव कर लिया। तो उसका डेल्टा एस आ जाएगा यहाँ पे 100, डेल्टा वाई यहाँ पे 100 है, तो एमपीएस इस सिचुएशन में हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अगर अगर लास्ट पॉइंट है वो है एमपीएस कैन बी 0। एमपीएस की वैल्यू 0 कब हो सकती है? कुछ रेयर सिचुएशंस में, जब कंज्यूमर ने क्या करा कि सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ी 100 से बढ़ के 200 हो गई और कंज्यूमर ने क्या करा, उसने कोई भी पार्ट को सेव नहीं करा, उसने 100 रुपीज़ सारे कंजम्पशन पे खर्च कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो डेल्टा एस है वो 0 है, मतलब चेंज इन सेविंग 0 है। जब चेंज इन सेविंग 0 है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 0 अपॉन 100 आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि एमपीएस 0 तब होगा जब उसने सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी, कुछ भी सेव नहीं करा। एमपीएस 1 कब होगा? जब सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दी, सारी की सारी इनकम सेव करी, कंजम्पशन पे कुछ नहीं खर्च करा। जो कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का डिफरेंस। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंसेस हमेशा टैबलेट फॉर्म में देने हैं। तो एपीएस और एमपीएस को जो सबसे पहला बेसिस है डिफरेंस का वो है मीनिंग। एपीएस होता है रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, एमपीएस होता है रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, वैल्यू लेस देन 0। भाई एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से कम हो सकती है कब? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले या उससे पहले जब सेविंग्स नेगेटिव होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस 0 हो जाएगा, पर उससे पहले क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव होती है हमारी एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। लेकिन एमपीएस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अभी हमने पिछले टॉपिक में रीड किया था कि एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। तीसरा जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है फॉर्मूला। हम एपीएस को लिखते हैं एस अपॉन वाई, ये एक्चुअली कुछ ना कुछ सेम पॉइंट है। एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना के एक 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन होता है हम ये पढ़ेंगे। एपीसी एंड एपीएस हमने अभी पढ़ा था कि जो भी कंज्यूमर इनकम अर्न करता है, जो भी इकोनॉमी में इनकम अर्न होती है, वो या तो कंजम्पशन पे खर्च हो जाती है या वो सेव हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो कंजम्पशन और सेविंग का समेशन है उससे हमारे पास इनकम आएगी। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने सपोज 100 रुपये कमाए, आपने कंजम्पशन पे 120 रुपये खर्च कर दिए और तो आपकी सेविंग नेगेटिव हो गई, तो 120 120 प्लस माइनस 20 आपके पास 100 आएगा। या आप अगला फिगर देख सकते हैं, आपने 200 रुपये कमाए, 200 रुपये अपने कंजम्पशन पे खर्च करते, 0 सेविंग है, तो इन दोनों को आप सम अप करेंगे, आपके पास इनकम आएगा। इसी तरीके से अगर हम इस पूरी इक्वेशन को अगर हम y से डिवाइड करते हैं तो y हो गया y अपॉन वाई, c अपॉन वाई प्लस s अपॉन वाई, y अपॉन वाई इज इक्वल टू 1,
C अपॉन वाई द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम होता है APC, रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम का फॉर्मूला होता है APS। इसका मतलब क्या होगा कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हम APC को कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1 में से अगर APS माइनस करेंगे हमारे पास APC आएगा। सिमिलरली अगर हम APS निकालना चाहते हैं तो हम 1 में से APC माइनस करेंगे, हमारे पास APS आएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल, सपोज आपकी इनकम, वही सेम फिगर फिर से रिपीट हो रहे हैं, इनकम आपकी 100 बढ़ रही है, कंजम्पशन आपका पहला 40 था 880 बढ़ रहा है, तो इनकम माइनस कंजम्पशन आपका सेविंग आ गया। जब आप APC निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 120 अपॉन 100 1.20 आया, क्योंकि आपका सेविंग नेगेटिव में है, तो APS हो जाएगा -20 अपॉन 100 -0.20। जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं 1.20 प्लस -0.20 आपके पास आएगा 1, क्योंकि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को सम अप करके आपके पास आएगा 1। सिमिलरली क्योंकि इस सिचुएशन में ये ब्रेक इवन पॉइंट है, हमारी सेविंग 0 है, तो APC हो गया C अपॉन वाई 200 अपॉन 201। इसका मतलब है APS हमारा हो जाएगा 0 अपॉन 200 0। सो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं 1 प्लस 0 आपके पास फिर से 1 आएगा, APC प्लस APS आपके पास 1 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप APC और APS को निकाल सकते हैं। अगर आपको APC दिए 1 में से APC माइनस करेंगे APS आ जाएगा, अगर आपको APS दिया है तो 1 में से आप APS माइनस करेंगे आपके पास APC आ जाएगा। बच्चों अभी हमने पढ़ा APS एंड MPS का रिलेशन। सिमिलरली हम MPC एंड MPS का रिलेशन भी समझ सकते हैं। भाई हमने अभी मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया कि इनकम जो भी होती है वो होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। आप जो भी पैसा कमाते हो या तो कंजम्पशन पे खर्च करते हो या सेव करते हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इनकम बढ़ी, भाई सपोज आपकी इनकम बढ़ के 100 रुपये हो गई, अब आपने उस बढ़ी हुई इनकम पर एक पार्ट आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, सपोज 60 रुपीज़, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो बढ़ी हुई इनकम पर एक पार्ट आप सेव करोगे। तो 60 आपने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, 40 आपने सेव कर दिया, डेल्टा C प्लस डेल्टा S 60 प्लस 40 विल बी इक्वल टू डेल्टा Y, मतलब डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम इसकी दोनों साइड्स को डेल्टा Y से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। मतलब डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y हो गया 1, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है MPC, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, एंड रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम होता है MPS। सो इसका मतलब क्या हो गया, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। अगर हमें MPC निकालना है तो हम 1 में से MPS माइनस करके MPC निकाल सकते हैं, और अगर हमें MPS निकालना है तो हम 1 में से MPC माइनस करके MPS निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अभी तक हमने ये करा कंजम्पशन जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। हम कंजम्पशन को C बार प्लस BY भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये C बार है, ये जो C बार है इट रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो B है वो उसको हम लिखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हम पहले कर चुके हैं। MPC को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं एंड Y स्टैंड्स फॉर इनकम। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये तो हमारा हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये पोर्शन है इसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी इनकम के साथ बढ़ती है। एक पार्ट कंजम्पशन का फिक्स रहेगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन का एक पार्ट इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इसको हम इंड्यूस कंजम्पशन बोलते हैं। तो जब हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को प्लस करेंगे हमारे पास पूरा कंजम्पशन आएगा। अब आपको कई बार ऐसे करके न्यूमेरिकल आता है, आपको C इज इक्वल टू C बार प्लस B बार मालूम होना चाहिए। आपको बोला गया C निकालने के लिए, और आपको C बार दे दिया 50, B की वैल्यू दे दी 0.80 एंड Y दे दिया 300, इनकम हमारे को दे दी 300। जब हम इस फार्मूला में सारी वैल्यूज डालते हैं हमारे पास कंजम्पशन आएगा विच इज़ 290। ये हमारा आ गया कंजम्पशन विच इज़ 290। कभी कभी इसी न्यूमेरिकल में, इसी तरीके के फॉर्मूला में आपको क्या बोला जाएगा, आपको निकालने के लिए दिया जाएगा y निकालिए, एंड आपको बाकी सारी वैल्यूज दी जाएगी। जैसे यहाँ पे C बार दे दिया 40, B दे दिया 0.80, कंजम्पशन ये जो पार्ट है कंजम्पशन दे दिया 100। आप जब सारे के सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे आपके पास आ जाएगा 100 विच इज़ कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 0.80 विच इज़ आर B, एंड y हमें फाइंड आउट करना, तो हमने y को एज इट इज लिख दिया।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 40 हमारा इधर चला गया, तो 100 माइनस 40 60 आ गया। 60 इज इक्वल टू 0.80y, और y इज इक्वल टू, जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास इनकम आ जाएगी विच इज 75।